रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, उसके लिए वो अपना धर्म बदलती है, अपनी जात बदलती है, उसके बाद में वो उस लड़के से शादी करती है एंड थोड़े दिनों के बाद में सब कुछ सही चलता है और उसके बाद में ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को उसे छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद में उसे दूसरे शख्स से मोहब्बत हो जाती है तो वो दूसरे शख्स से शादी कर लेती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसे तीसरे शख्स से मोहब्बत हो जाती है, फिर उसके बाद में वो तीसरे शख्स से शादी कर लेती है। लेकिन जितनी भी शादी वो कर रही थी, धर्म बदल कर, नाम बदल कर, इन सब की वजह से उसका जीवन कुछ इस तरीके से उलझ जाता है कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी कहानी बनकर निकल के आती है सामने दोस्तों कि इस तरीके की मिसाल शायद ही पूरी दुनिया में किसी केस के अंदर हुई होगी। और दोस्तों, जब पुलिस ने और तमाम तरीके की जब इस पूरे केस से पर्दा हटा और लोगों के सामने जब ये पूरा केस पहुंचा तो हर कोई ये कहने को मजबूर था कि आखिर कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चैनल हमने नया बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं। ट्रू क्राइम सफ़र पे तो ऑलरेडी आप लोग मुझे सुनते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं क्योंकि आप लोग लगातार कुछ फरमाइश करते हैं, तो एक चैनल के माध्यम से फरमाइश पूरी कर पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम आपकी फरमाइश का भी ख्याल रखेंगे। तो आप लोगों को कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स में नीचे बता दीजिएगा, मैं उस पर स्टडी कर और उसके बाद में वो कहानी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है गाज़ियाबाद से, और इसी गाज़ियाबाद के अंदर एक थाना लगता है, विजयनगर थाना। बात कर रहा हूँ मैं 26 दिसंबर साल 2022 की। 26 दिसंबर साल 2022 को इस थाने के अंदर डेली की तरह जो रूटीन था वो कामकाज चल रहा था, लेकिन इसी बीच में इस थाने के अंदर फ़ोन की घंटी बजती है। अब जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो पुलिस वाले जो थे वो फ़ोन उठाते हैं, तो सामने से एक पर्सन बोलता है कि साहब, हमारे इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। दरअसल एक घर के अंदर एक महिला लेटी लेटी मर गई अचानक से, और सब लोग नेचुरल डेथ बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला नेचुरल डेथ का नहीं है, बल्कि इस महिला के साथ में शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि उसकी नेचुरल डेथ है। लिहाजा अगर आप घटनास्थल पर पहुंच जाते, मौके वारदात पर पहुंच जाते और एक बार खुद से अगर सारी चीज़ें चेक कर लेते तो हो सकता है कि इस लड़की को इंसाफ मिल जाए। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वालों को सडन में इस तरीके की सूचना मिलती है तो पुलिस वाले थोड़ा सा हैरान भी होते हैं, फिर सोचते हैं कि किसी का फ़ोन आया है तो जाना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले अपने दलबल के साथ में जो एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, एंड वहां पर पहुंचने के बाद में जो घर बताया गया था उस घर पे पुलिस वाले पहुंचते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद में जब दरवाजे को खटखटाया जाता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि इस घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अंदर पुलिस वाले घुसते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास रही होगी, वो बेड पर मृत पड़ी हुई है। बाकी उसके मायके वाले भी आ चुके हैं, ससुराल वाले भी आ चुके हैं, सब लोग रो रहे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अब बड़ा सवाल पुलिस वालों के लिए कि इस तरीके से एक 30-35 साल की महिला कैसे मर गई। लिहाजा पुलिस वाले अब यहाँ पर सारे लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले ये फैसला करते हैं कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब सख्ते में पड़ जाते हैं कि पुलिस वाले ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला जो कि बिस्तर पर लेटी हुई है, मृत पड़ी हुई है, उसके जिस्म पर ना कहीं चोट के, ना कहीं नाखून के खरोचे जाने की, न कोई ऐसी स्थिति है जिससे ये देखने से लगा हो कि शायद इस महिला के साथ में कोई हाथापाई की गई हो। तो ऐसे में पुलिस वाले भला क्यों पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि देखो, 30-35 साल की महिला ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक से मर जाए तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये जानना हमारा फ़र्ज़ भी है, क्योंकि पुलिस वालों को ऑलरेडी सूचना दी गई थी कि इस महिला के साथ में कोई अनहोनी हुई है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले भी बड़ा असमंजस में थे। अनहोनी हुई है इस महिला के साथ में तो किस तरीके से हुई है। न इस महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान, न कोई ऐसा मार्क्स दिखाई पड़ रहा है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके महिला के साथ में कोई ज़बरदस्ती की गई है। न कोई नोचने खरोचने, न कपड़े, यानी कपड़े भी उसी तरीके से बिल्कुल सही सलामत थे जैसे होने चाहिए थे। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। इधर बाकी के गांव वाले भी पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ठान लिया था कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना ही है। उसके बाद में पुलिस वाले इन परिवार वालों को ढांढस बताते हैं, कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे परिवार के इस सदस्य की मौत हुई है तो हम एक बार पोस्टमार्टम करा लेते हैं, क्या जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब जो होना था सो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है।
लिहाजा परिवार वालों को थोड़ा बहुत संभालते हैं। उसके बाद में सब लोग एग्री कर जाते हैं पुलिस वालों की बात से, और उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद में पोस्टमार्टम होता भी है, डेड बॉडी आ जाती है, परिवार वालों को सौंप दी जाती है और उसके बाद में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले तमाम लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे। इस महिला का जो पति होता है उससे भी पूछताछ की जाती है। तो इस महिला का जो पति होता है वो बताता है कि दरअसल मेरी पत्नी का नाम भाव्या था, जो कि कल ही इंदौर से वापस लौटी थी। वो किसी काम से इंदौर गई थी, उसके बाद वापस लौटी और सुबह जब मैं उसको उठाने के लिए गया तो वो बिस्तर पर मरी पड़ी थी। अब जैसे ही पुलिस वाले भाव्या के पति की ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर महिला की नेचुरल डेथ हुई है तो फिर ऐसा तो नहीं कि महिला ऐसी अचानक से सडन मर जाएगी। अगर उसको हार्ट अटैक हुआ होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई होगी तो कम से कम उसको तकलीफ हुई होगी तो वो अपने परिवार में किसी को उठा सकती थी, बुला सकती थी। लेकिन ऐसे ही सोते सोते मर जाए, ये बड़ा सवाल पुलिस वालों के लिए था। एंड दूसरी चीज़ पुलिस वालों के जहन में जो आ रही थी वो ये थी कि हो सकता है कि भाव्या जब इंदौर से वापस आई थी तो रास्ते में उसे किसी ने कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया हो और उसका असर घर आने के बाद में हुआ हो, जिस वजह से मौत हो गई हो। लेकिन ये वाला जो सवाल था पुलिस का, इस सवाल पर पुलिस वाले खुद भी एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर जहर महिला को दिया गया होता तो कोई ना कोई साइन उसकी बॉडी में ज़रूर दिखाई पड़ता, चाहे उसकी डेड बॉडी काली पड़ जाती या फिर मुंह से झाग आते या कोई और बात। यानी जहर देने के बाद में बॉडी जो थी वो अपना रिएक्शन ज़रूर देती है। लेकिन यहाँ पर ना पुलिस को इस मामले में कुछ दिखाई पड़ रहा था जहर वाले मामले में, एंड ना पुलिस ये कंफर्म कर पा रही थी कि महिला की मौत अचानक से ऐसे ही सडनली घर पे हो गई, नॉर्मली डेथ हो गई। तो दोनों ही चीज़ों में पुलिस वाले जो थे वो एक तरीके से कंफर्म नहीं थे। लेकिन सबकी जो नज़र थी वो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे थी, क्योंकि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिख कर आ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को और बाकी अन्य लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि महिला इंदौर से जब वापस लौटी थी तो हो सकता है कि ट्रेन में उसको कुछ जहर या कुछ नशीला पदार्थ दे दिया हो। आमतौर पर ट्रेनों में इस तरीके की चीज़ें होती भी हैं। लेकिन खैर दोस्तों ये तो बस पुलिस वालों के जहन में चल रही बातें थीं। लेकिन इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पुलिस वाले बाकी अन्य लोग जब पढ़ते हैं तो पुलिस वालों का माथा एकदम से घूम जाता है। दरअसल जिसे अभी तक नेचुरल डेथ या फिर ऐसा समझ रहे थे कि इंदौर से आते टाइम किसी ने उसको जहर दे दिया गया हो, इस वजह से उसकी मौत हो गई हो, लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन थी उसने हर किसी के दिमाग को घुमा कर रख दिया था। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत वाज़े तरीके से लिखा हुआ था कि इस महिला की जो मौत हुई है ये चाकू मारकर इसकी हत्या की गई है। एंड पुलिस वाले जब ये रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि चाकू मारकर महिला की हत्या की गई है तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक किया था और पूरी ही बॉडी के ऊपर ना कोई मार्क्स था, ना कोई चोट का निशान था, ना कहीं पर चाकू का कोई निशान दिखाई पड़ रहा था। तो भला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कैसे कह दिया गया कि इस महिला की जो मौत है वो चाकू मारकर की गई है और इस महिला को चाकू मारा गया है, जिसकी वजह से इसके जिस्म का सारा खून बह गया, अंदर के जो कुछ ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो गए, जिस वजह से इस महिला की मौत हुई है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले बाकी अन्य लोगों को पता चलती है तो हर कोई हैरान तो होता है। लिहाजा दौड़े दौड़े भागे भागे जो पुलिस वाले थे उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर पोस्टमार्टम किया गया था। एंड वहां पर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उस डॉक्टर से पूछा जाता है कि तुमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कैसे लिख दिया कि उस महिला की मौत चाकू लगने की वजह से हुई है, जबकि उसकी बॉडी पर ऐसा कोई भी मार्क्स मौजूद नहीं था। तो वो जो डॉक्टर होता है वो पुलिस वालों को और बाकी अन्य लोगों को बताता है कि देखो उस महिला के जो चाकू मारा गया था वो एक ऐसी जगह पर मारा गया था जहाँ पर ऑलरेडी उसकी बॉडी पर एक मार्क्स था। दरअसल उसकी नाभि से नीचे और प्राइवेट पार्ट के थोड़ा ऊपर कुछ समय पहले उसको एक सर्जरी हुई थी, वहीं पर ऑपरेशन था और उसी ऑपरेशन पर ये चाकू मारा गया था। और उसके बाद में चाकू इतनी सफाई से मारा गया था कि किसी को देखने से ऐसा लगे ही ना कि ये जो ऑपरेशन है ये ताज़ा कटा हुआ है या फिर पुराना कटा हुआ है। अब पुलिस वाले डॉक्टर की ये बात सुनते तो हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों के जहन में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि अगर उस महिला को चाकू मारा गया तो फिर उस महिला ने कहीं विरोध क्यों नहीं किया। अगर उसने विरोध किया होता तो हो सकता है कि चाकू थोड़ा इधर उधर हो जाता या फिर महिला के जिस्म पर कहीं और चोटों के निशान आते। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक महिला को चाकू मारा जाए और वो इसका विरोध ही ना करे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अचानक से चाकू मारा गया तो फिर इतना सटीक कैसे कोई चाकू मार सकता है कि 5-6 इंच के टाके पे ही चाकू लगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को उलझा रही थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता था। तो इस महिला यानी भाव्या का जो पति था विनोद शर्मा, लिहाजा पुलिस और बाकी के जो अन्य लोग होते हैं इस विनोद शर्मा के ऊपर शक गहराते हैं। एंड उसके बाद में विनोद शर्मा को उठाया जाता है और पुलिस थाने लेके आया जाता है
और एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से विनोद शर्मा से पूछताछ की जाती है। एंड जब विनोद शर्मा को पुलिस थाने लेके आया जाता है तो एक बार फिर से जब पूछताछ की जाती है तो विनोद शर्मा वही बातें पुलिस वालों को बताता है जो उसने पहले बताई थी। विनोद शर्मा बताता है कि 25 तारीख को ये इंदौर से वापस लौटी थी, शाम को खाना खाया, सो गई, सुबह उठी तो मरी पड़ी थी। लेकिन पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी इंदौर से वापस आई थी तो रात के समय उसको चाकू किसने मार दिया? तो वो पति कहता है हो सकता है कि रास्ते में किसी ने मार दिया हो। लेकिन फिर पुलिस वाले पूछते हैं अगर रास्ते में उसको चाकू लगा होता तो क्या उसके जिस्म से खून नहीं बहता, उसके कपड़ों पर खून नहीं लगता, और वो कैसे इतना बड़ा जख्म लेकर घर आ सकती थी और तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकती थी? या फिर वो व्यक्ति बोलता है कि हो सकता है कि रात में कोई आ गया हो, क्योंकि वो कहता है कि इस बारे में साहब मुझे कुछ पता नहीं है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि रात में कोई तुम्हारी पत्नी के चाकू मार कर चला जाए तो तुम्हारे बच्चे कहाँ थे उस समय और तुम कहाँ थे? किसी व्यक्ति को जान से मार दिया जाए और वो चीखे भी ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लिहाजा पुलिस वाले इस विनोद शर्मा के सामने लगातार जब सवालों को दोहराते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, अलग अलग घुमा कर इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो जो विनोद शर्मा होता है ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता है, क्योंकि कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम तो था नहीं। एंड उसके बाद में ये पुलिस वालों के सामने टूटता है और टूटने के बाद में तोते की तरह पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बताता है। दरअसल विनोद शर्मा पुलिस को बताता है कि जो भाव्या थी उसकी पत्नी, दरअसल उसका नाम असल में बेबी था, और जो बेबी थी ये बिहार के सितमगढ़ी एक इलाका लगता है, वहाँ की रहने वाली थी। और साल 2004 में ये गाज़ियाबाद के सिद्धार्थनगर से सिद्धार्थनगर में शिफ्ट हुई थी। थोड़े समय तक तो ये गाज़ियाबाद के सिद्धार्थनगर में रहती है। जब ये धीरे धीरे बड़ी होती है तो साल 2004 में इसकी मुलाकात एक योगेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति के साथ में होती है। अब जब बेबी की मुलाकात योगेंद्र कुमार से होती है तो धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है, बेबी में और योगेंद्र में, और उसके बाद ये दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल जाती है। अब चूंकि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी में अब अड़चन ये थी कि योगेंद्र जो था वो हिंदू था और जो बेबी थी वो मुस्लिम थी। अब एक हिंदू धर्म में शादी करना एक मुस्लिम लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क था। और दोस्तों, चाहे योगेंद्र के घर वाले हों वो भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, चाहे बेबी के घर वाले हों वो भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली जो बेबी और योगेंद्र थे ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। काफ़ी ज़्यादा मान मनोवर चलती है। आखिरकार साल 2004 के अंत में जो योगेंद्र के परिवार वाले होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि जो बेबी है वो अपना मुस्लिम धर्म छोड़ेगी और बाकायदा हिंदू धर्म में आएगी, और उसके बाद में वो अपना नाम, अपना धर्म, सारी चीज़ें चेंज करेगी, इसके बाद शादी कर सकती है। लिहाजा बेबी जो थी वो तैयार हो जाती है और साल 2004 में ये योगेंद्र कुमार से शादी करती है, और शादी करने के बाद में ये अपना नाम अंजलि रखती है। एंड जब ये अंजलि नाम अपना रख लेती है तो उसके बाद में योगेंद्र के घर दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, और थोड़े समय तक तो ये योगेंद्र के साथ में अच्छी ज़िंदगी बिताती है। उस समय इसको एक बेटा भी होता है, बेटे का नाम ये लोग निहाल रखते हैं। अब योगेंद्र और ये लड़की जिसका नाम अब अंजलि हो चुका था, बेबी उर्फ अंजलि, और इनका एक बेटा जिसका नाम निहाल, ये जो पूरा परिवार था खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। अब दोस्तों जो समय था ये लगातार गुजरता चला जाता है। योगेंद्र और अंजलि यानी बेबी उर्फ अंजलि, ये दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। इनको एक बेटा हो चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता है और साल 2017 आ जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि साल 2004 से साल 2017 तक इस योगेंद्र के साथ ही उसकी पत्नी के रूप में रहती है। सारी ही चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी, बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी, परिवार मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था। लेकिन इसी बीच में जो अंजलि थी, इसकी अपने पति योगेंद्र से अब जो तालमेल था वो तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, और इसी बीच में इस बेबी उर्फ अंजलि की जो मुलाकात थी ये अनीस खान नाम के एक लड़के के साथ में होती है। अब अनीस खान से इसकी मुलाकात होती है, इधर पति से विवाद चल रहा था तो अनीस खान के नज़दीक जाने लगती है, और धीरे धीरे दोस्तों ऐसा ये होता है कि अनीस खान की मोहब्बत में ये पड़ जाती है, और उसके बाद तुरंत ही अपने पति योगेंद्र को छोड़ने का फैसला करती है, अपने बेटे को भी छोड़ने का फैसला करती है, निहाल को। एंड उसके बाद में ये अनीस खान से शादी कर लेती है। साल 2019 में इसने अनीस खान से शादी की। पहले ये बेबी थी तब मुस्लिम धर्म में थी, उसके बाद में इसने योगेंद्र से शादी करी, तब इसने अपना नाम अंजलि रखा, और इसने इस बार अनीस खान से शादी करने के बाद में अपना नाम अफसाना रख लिया था। वापस से ये फिर से मुस्लिम धर्म में जा चुकी थी। अब जब अनीस खान के साथ में साल 2019 में शादी कर जब रहने लग जाती है, अब अफसाना इसका नाम हो चुका था, 3 नाम ऑलरेडी ये बदल चुकी थी, बेबी से अंजलि हुई, अंजलि से अफसाना हो गई। और थोड़ा ही समय जब गुजरता है तो अब अनीस खान के साथ में भी साल 2019 के अंत में इसका जो झगड़ा था वो झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जब अनीस खान से इसका झगड़ा शुरू होता है तो इसकी मुलाकात अब होती है यहाँ पर गुरुग्राम के रहने वाले विनोद शर्मा के साथ में। अब जब विनोद शर्मा से इसकी मुलाकात होती है,
इधर जो अफसाना थी ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अनीस का बच्चा इसके पेट में पल रहा था। धीरे धीरे डिलीवरी का वक्त नज़दीक आता है। लेकिन दोस्तों इधर डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा था, इधर जो अफसाना थी ये विनोद शर्मा के प्रति आकर्षित होती चली जा रही थी। और होता यूँ है कि उसके बाद में जो अफसाना थी अब अपने पति अनीस खान को भी छोड़ने का फैसला करती है। अब ये वापस से विनोद शर्मा से शादी कर लेती है और उसके बाद में ये अपना नाम भाव्या रखती है। ज़रा सोचिए, एक लड़की जिसका पहले नाम बेबी था, उसके बाद में उसने अपना नाम अंजलि रखा एंड उसके बाद में उसने अपना नाम अफसाना रखा एंड उसके बाद में उसने अपना नाम भाव्या रखा। और अब ये विनोद शर्मा से शादी कर चुकी थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि दोस्तों जब इसने विनोद शर्मा से शादी की थी तो उसके समय उसके पेट में अनीस खान का बच्चा था। एंड उसके बाद में थोड़े समय तक जब ये विनोद शर्मा के साथ में रहती है तो इसको एक बेटा हो जाता है और बेटे का नाम ये अपने पति के नाम पर आदिल रखती है। एंड उसके बाद में अब ये विनोद शर्मा के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। एंड उसके बाद में भाव्या शर्मा और विनोद शर्मा दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। अब इनका बेटा हो चुका था आदिल, और दोस्तों धीरे धीरे आदिल भी बड़ा होता है। लेकिन इधर जो विनोद शर्मा था ये कोई काम काज करता नहीं था। अब इसको भी ऐसी आदत लग चुकी थी क्योंकि भाव्या शर्मा ही काम करती थी। पहले जिसका नाम बेबी था उसके बाद में उसका नाम अंजलि हुआ, उसके बाद में अफसाना हुआ, भाव्या शर्मा हुआ। तो इसके लिए कौन सा नाम लिया जाए, कौन सा नाम इसके लिए बेहतर होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लिहाजा उसके बाद में ये लोग गाज़ियाबाद के वृंदावन इनक्लेव में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद में जो विनोद शर्मा था ये कोई काम काज करना नहीं था, उसका बस महज इतना काम था कि उसके बेटे आदिल को ये स्कूल लेके जाता था, उसके बाद में स्कूल से उसे लेके आता था। कभी कभार उसकी पत्नी जो थी वो काम से वापस लौट के आती तो उसके लिए खाना उतार देता, दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। और कभी कभार वीकेंड पे शराब भी पिया करते थे। और ये जो भाव्या थी ये एक आयुर्वेद की कंपनी में एज ए सेल्समैन नौकरी करने लगी थी और वहीं से जो कुछ पैसे आते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन जब ये सेल्समैन की नौकरी करती थी तो कभी इसे बेंगलुरु जाना पड़ता था, तो कभी इसे इंदौर जाना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था। अलग अलग शहरों में इसका आना जाना एज ए सेल्समैन लेडी के तौर पे इसका हो गया था। लेकिन इसी बीच में विनोद शर्मा से एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है भाव्या वो तुम्हें बिना बताए कहीं भी चली जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी किसी शहर में जाती है, कभी किसी शहर में जाती है। तो ऐसी कौन सी मीटिंगें हैं जो चल रही हैं, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे ही वो व्यक्ति इस विनोद शर्मा से ये बात कहता है तो विनोद शर्मा का जहन जो था वो खटकने लग जाता है। उसको भी लगता है कि यार ये आदमी बात तो ठीक कह रहा है, उसकी पत्नी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, कम से कम इस बात की जानकारी तो उसे होनी चाहिए। कम से कम उसे पता होना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। यही सारे जो सवालात थे अब इस विनोद शर्मा के जहन में भी गूंजने लगते हैं। एंड उसके बाद में जो विनोद शर्मा होता है वो अपनी पत्नी भाव्या के ऊपर नजर रखना चालू कर देता है। भाव्या कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, भाव्या अगर कहीं जाती तो उसे कॉल करता, कभी उसे वीडियो कॉल करता। अब इसी बात को लेकर भाव्या और विनोद शर्मा के बीच में भी टकरार बढ़ने लगती है। अब वो दोस्तों होता यूँ है कि 24 तारीख को भाव्या किसी काम से इंदौर जाती है और उसके बाद में शाम के वक्त में ये विनोद शर्मा भाव्या को कॉल करता है। एंड कॉल करने के बाद में पूछता है कि तुम ठीक से पहुंच गई। एंड उसके बाद में कहता है कि तुम मुझे अपना कमरा दिखाओ, कमरा कैसा है। वीडियो कॉल करता है, कमरा देख रहा होता है कि उसी समय गलती से भाव्या अपने मोबाइल को संभाल नहीं पाती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि विनोद शर्मा को ऐसा लगता है कि भाव्या के कमरे में कोई और व्यक्ति भी है। लिहाजा विनोद शर्मा भाव्या से कहता है कि देखो ये तुम्हारे कमरे में और कौन है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पहला पति अनीस खान है। तो जब अनीस खान ये सुनता है कि अब इस विनोद शर्मा को सब कुछ पता चल गया तो वो कैमरे के सामने आ जाता है और उसके बाद में विनोद शर्मा से कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम फ़ोन काट दो और जितनी जल्दी हो सके तुम गाज़ियाबाद को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अब विनोद शर्मा बेचारा फ़ोन काट देता है। उसके बाद में इसके जहन में तमाम तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। ये सोचता रहता है किस तरीके से उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। अब दोस्तों कौन ही पति ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी उसके साथ रिश्ते में रहकर किसी और के साथ में रिश्ते बनाए। ये तमाम तरीके की चीज़ें सोचता रहता है। फिर सोचता है कि अगर ये ज़िंदा रहेगी तो ऐसे ही पति बदलती रहेगी और ऐसे ही हम लोगों को आपस में लड़ाती रहेगी। लिहाजा बेहतर यही होगा कि भाव्या को ही अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाए। उसके बाद में शाम होने का ये इंतज़ार करता है। अगले दिन शाम जब होती है तो चूँकि 25 तारीख को 24 को ये गई थी और 25 तारीख को भाव्या लौट कर आती है। उसके बाद में ये मार्केट जाता है, चूँकि क्रिसमस का टाइम आ चुका था। मार्केट जाता है और मार्केट से जाने के बाद में ये कुछ शराब वगैरह लेके आता है। एंड भाव्या और विनोद शर्मा दोनों बैठकर खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। जब भाव्या शराब में पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है, शराब के नशे में बिल्कुल पूरी तरीके से मगन हो जाती है कि उसी समय विनोद शर्मा किचन में जाता है एंड वहाँ से एक चाकू लेके आता है। भाव्या नशे में टुल पड़ी हुई थी। उसके बाद में ये उसी ऑपरेशन वाली जगह पर चाकू रख कर अंदर दबा देता है।
भाविया के जिस्म से हल्के हल्के सारा खून बह जाता है और भाविया को इसको कानो कान खबर नहीं लगती। भाविया हल्के से नशे में जाती है, नशे से उसकी मौत हो जाती है। एंड उसके बाद में विनोद शर्मा पूरे जो फर्श पर जहाँ तहाँ खून आया था उस सारे खून को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में कहीं उसे फेंक आता है। एंड उसके बाद में सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद में, चाकू वगैरह धुलने के बाद में ये किचन में रखाता है। एंड उसके बाद में भाविया शर्मा के कपड़े बहुत अच्छी तरीके से बदल कर, पुराने जो कपड़े होते हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर धो देता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद में जब उसका बेटा आदिल आता है तो उसे ये कुछ पैसे देता है, कहता है कि बेटा जाओ बाहर से कुछ खरीद लेना, क्योंकि आज क्रिसमस है और क्रिसमस की बहुत सारी दुकानें लगी हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम एंजॉय करो। आदिल बेचारा 8 साल का लड़का है तो वो क्या समझे, लिहाजा वो चला जाता है। एंड उसके बाद में जो भाविया थी उसको लिटाल देता है ये कमरे के अंदर। जब आदिल आता है तो उससे ये कहता है कि तुम्हारी माँ थक गई और वो सो रही है। एंड उसके बाद में ये अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही सुबह होती है ये भाविया के घर वालों को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी बेटी, मेरी पत्नी, इस तरीके से उसकी मौत हो गई। भाविया के घर वाले आते हैं। आने के बाद में उन्हें भी नेचुरल डेथ लग रही थी। अब ये उन परिवार वालों के सामने भी बहुत रोता है। लेकिन इसी बीच में भाविया के भाई यानी बेबी अंजलि उर्फ अफसाना उर्फ भाविया के भाई को ऐसी भनक लग जाती है कि उसकी बहन की हत्या हुई है। लिहाजा वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद में पुलिस पहुंचती है। पुलिस के सामने भी ये बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो हर कोई हैरान परेशान था और इस पूरे केस के अंदर गलती ढूंढ रहा है कि आखिरकार गलती किसकी है। लेकिन चूँकि विनोद शर्मा ने क्राइम किया है तो उसके क्राइम की सज़ा तो उसे मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से बेबी पहले अंजलि बनी, अंजलि से फिर अफसाना बनी, अफसाना से फिर वो भाविया बनी, इस तरीके से उसने इतने रूप बदले और उसकी जो जिस्मानी भूख थी वो किसी तरीके से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस पूरी क्राइम स्टोरी का अंजाम हो गया। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा और ऐसे लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए ये भी बताइएगा। बाकी आप लोग इस कहानी में सबसे ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।